ममता बनर्जी जैसे नेता के साथ धक्का मुक्की होती है, ये तो मतलब पूरे प्रदेश में जो अवस्था क्रिएट की जा रही है उसका एक लक्षण है। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर के इशारे पर काम किया है। अगर असम जैसा डिलिमिटेशन पूरे देश में हो गया और अगर बंगाल जैसा एसआईआर पूरे देश में हो गया, तब हमारे चुनावी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचता है। ये जो चुनाव आयोग की भूमिका अंपायर की नहीं थी, खिलाड़ी की थी, रूलिंग पार्टी के दलाल की थी और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग और बीजेपी के दफ्तर में जुगलबंदी चल रही है। ये बात 100% सही है और ये ममता बनर्जी नहीं, पूरा देश जानता है इस सच को। और जब तक हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते तब तक क्या होगा। मैं एक मोटी बात बता देता हूं आपको, अगर जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर हुआ वो बाकी देश में होने लग जाए और जिस तरीके से असम में डिलिमिटेशन हुआ बाउंड्री वैसी बनने लग जाए, तो उसके बाद लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचेगा। चुनावी लोकतंत्र का इस देश में कोई भविष्य नहीं है अगर बंगाल और असम के इस मॉडल को बाकी देश में अप्लाई किया गया। गृह मंत्री ने बोला था मिश्रा जी ने कि जिस तरह से बंगाल में अगर कुछ भी होता है हम फोर्स 6 महीने से पहले नहीं हटाएंगे, कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन बंगाल चल रहा है, जगह जगह टीएमसी के कार्यालय फूटे, श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने कहा कि लाल घूसे पड़े हैं ममता बनर्जी ने। जो रिपोर्ट है बहुत विचलित करने वाली है और इसी का डर था। और आपने देखा होगा सिर्फ गृह मंत्री ने नहीं कहा था, ये चुनाव आयोग ने कह दिया था कि आप चिंता ना करें, चुनाव के बाद भी फोर्सेस यहाँ रहेंगी। क्या मतलब है चुनाव आयोग का ये बातें कहने का? तो एक तो वो, और दूसरा ये जो तमाम वादे और दावे, कल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि अब बदला नहीं, बदलाव होगा, बदला नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ आज सुबह से क्या हो रहा है, कल रात से क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? क्या है बदले का खेल नहीं हो रहा? ये सब लोकतंत्र जो बिल्कुल न्यूनतम रेखा से भी अब नीचे गिरती जा रही है उसके लक्षण हैं। लेकिन एक और सवाल है, टीएमसी के सब कार्यालयों पर बीजेपी के झंडे, भगवे झंडे लगाए गए हैं और उनमें आग लगा के किस तरह से नारेबाजी की गई है महिलाओं के सामने, जो महिलाओं की बात करती है कि हम उनको नारी दे रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि ये जो भी कल शाम से खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे, उनके कार्यालयों पे हमले की, कोई कह सकता है कि बंगाल में घटनाएं पहले भी होती आ रही हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को वायदा किया था कि ये चीज़ नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ इत्यादि, वो अब दिखाएं कि वास्तव में वैसा क्यों नहीं हो रहा। नहीं तो वही लोगों का संदेह पुष्ट होगा कि ले देकर ये केवल और केवल सत्ता छीनने, बदला लेने और अंततः सांप्रदायिकता की आग में देश के एक हिस्से को झोंकने का षड्यंत्र है। एक और सवाल है कि लोग आरोप लगा रहे हैं जिस तरह से कि बंगाल के अंदर लोकतंत्र की लूट की गई है, कैसे देखते हैं? शायद मैं आपके आने से पहले जवाब दे चुका था इसका, मैं फिर बता देता हूँ। क्योंकि बंगाल चुनाव में, चुनाव परिणाम में तमाम फैक्टर रहे होंगे और मुझे इसमें भी संदेह नहीं है कि ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध लोगों में असंतोष रहा होगा। लेकिन इस चुनावी मैच में जो अंपायर की भूमिका रही है चुनाव आयोग, वो अंपायर नहीं, वो तो सीधे सीधे खिलाड़ी की भूमिका रही है। शुरू से लेके जब से बंगाल में चुनाव की तैयारी शुरू हुई तब से लेके गिनती वाले दिन तक चुनाव आयोग ने सीधे सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर के इशारे पर काम किया है। चुनाव आयोग और बीजेपी की जुगलबंदी रही है और ऐसे में अगर ममता बनर्जी व्यथित हैं और उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चोरी हुई है, तो उनका दुख, उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। और ऐसे में तमाम विपक्षी दलों को एक साथ जुटना होगा। जिनका चुनाव हो चुका है उन्हें भी, जिनका होने वाला है उन्हें भी, जो ममता बनर्जी के साथ खड़े थे उन्हें भी, जिन्होंने ममता बनर्जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा उन्हें भी, सबको खड़े होकर एक साथ इस सवाल पे आना होगा। क्योंकि अगर असम और बंगाल का मॉडल देश में लागू हो गया, अगर असम जैसा डिलिमिटेशन पूरे देश में हो गया और अगर बंगाल जैसा एसआईआर पूरे देश में हो गया,
तब हमारे चुनावी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचता है। 27 लाख वोटर जो वंचित किए गए वोट देने से, अगर वो देते तो मतदान अलग होता, आप कैसे देखते हैं? पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े सवालों में से ये सवाल है। पश्चिम बंगाल में कुल 90 लाख वोट काटे गए, लेकिन उन 90 लाख में से कम 27 लाख ऐसे थे जो कि सीधे सीधे वो लोग जिन्होंने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म दिया था, जिन्होंने पेशी की थी, जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे, अधिकांश ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो माध्यमिक परीक्षा का सर्टिफिकेट, और कईयों ने तो पासपोर्ट तक दिया था। उन 27 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं जो देश में कहीं और नहीं हुआ। लेकिन मामला सिर्फ 27 लाख का नहीं है। एक और बात हम भूल जाते हैं, इन 27,10,000 लोगों के अलावा आखिरी मिनट पर 5,15,000 नए नाम जोड़े गए, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो नाम कैसे जोड़े गए, क्योंकि चुनावी अंतिम फाइनल जो लिस्ट थी, वोटर लिस्ट, उसके बाद ये नाम जोड़े गए। तो कुल मिला के 32,25,000 वोटों का हिसाब नहीं मिल रहा है। और मजे की बात यह है कि टीएमसी और बीजेपी के अंदर एग्जैक्टली 32,11,000 वोट का ही फासला है। तो जितने वोट से बीजेपी आगे है बंगाल में, एग्जैक्टली उतने ही वोटों की चुनाव आयोग ने धांधली की है बंगाल में। इसलिए जाहिर है बंगाल चुनाव के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर, भवानीपुर की महाराष्ट्र 14वें राउंड के आसपास जो देखा गया कि आते आते वो पहले ममता बनर्जी लीड करती हैं, उसके बाद अचानक से 1-2 राउंड में ही थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती काउंटिंग, उसके बाद बहुत ज़्यादा फेरबदल हो जाता है उसी एक सीट पर भवानीपुर पे। ऐसा क्यों होता है? क्या मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भवानीपुर का एग्जैक्ट बूथ की संख्या मुझे पता नहीं। ये चुनावी गिनती में आमतौर पर होता है कि कोई 2-4 बूथ खुलते हैं जो कि केवल आपके पक्ष के होते हैं, तो उससे चुनाव परिणाम पलटते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं भवानीपुर की स्थानीय परिस्थिति से परिचित नहीं हूँ, कौन से बूथ थे, कब खुले, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी जैसे नेता के साथ धक्का मुक्की होती है, ये तो मतलब पूरे प्रदेश में जो अवस्था क्रिएट की जा रही है उसका एक लक्षण है। लेकिन एक सवाल महाराष्ट्र, फिर बिहार और अब बंगाल 2/3 बहुमत से जो है बीजेपी जीत रही है। आखिर क्या ये साधारण परिणाम है या कुछ खेल है इसके अंदर? वही सवाल अब हर व्यक्ति के मन में है कि भाई एक चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है। चुनाव में हैरानी करने वाले परिणाम आते हैं। एक चुनाव में हो जाए, 2 चुनाव में हो जाए, ये तो अब एक पैटर्न ही बन गया है कि आप टीवी खोलेंगे, बीजेपी थोड़ा आगे दिखाई देगी, आगे से और आगे हो जाएगी, और उसके बाद ऐसी हो जाएगी जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब ऐसे हैरान कुन जो चुनाव परिणाम है, उनका बार बार आना तो मन में अब यही संदेह पैदा करता है कि अब उत्तर प्रदेश में 400 में से बीजेपी को 300 आएंगे, 350 आएंगे, या कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 400 पार चली जाएगी। यही अब सवाल बचता है इस देश में। तो चुनाव के वक्त जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है, फिर शांत बैठ जाती है विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं, तो क्या लगता है कि अब भाजपा को कोई हरा सकता है? भाजपा को हराएगी इस देश की जनता। 2024 में जो भाजपा को धक्का मिला था वो किसी पार्टी के दिए नहीं था, जनता के दिए धक्का था। तो पार्टी से ज़्यादा पब्लिक है इस देश के अंदर। तो इस देश की जनता तानाशाही को, इस देश की जनता इस तरह के अधिनायकवाद को और देश तोड़ने की इस कोशिश को सबक सिखाएगी। कब और कैसे, सिर्फ वही सवाल है। और मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ बहुत समय तक इस देश में चल सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी को जनता ही हरा सकती है विपक्षी नेताओं में? मैं नहीं कह रहा कि विपक्षी नहीं कर सकते, मैं नहीं कह रहा। देखिए, अंततः जो कुछ फैसला होता है जनता करती है, पार्टियां केवल उसका एक माध्यम, उसका एक व्हीकल बनती है। तो मैं समझता हूं कि उस पर जनता एक सबसे महत्वपूर्ण है। शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं हिंदुओं की जीत है, हिंदू जाग गया, नाटक की जीत है। कल मैंने शुभेंदु अधिकारी जी का एक इंटरव्यू सुना, 10 मिनट का इंटरव्यू था और 15 बार उन्होंने हिंदू मुसलमान किया। किसी भी लोकतंत्र में चुनावी संहिता को आप छोड़ दीजिए, सामान्य कानून के तहत भी आप ये कैसे कर सकते हैं?
ये तो एक देश के सामान्य कानून का उल्लंघन है कि खड़े होकर कोई आदमी टीवी पे बोल रहा है हिंदू मुसलमान केवल कर रहा है। कम से कम चुनाव जीतने के बाद तो इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि नाम के वास्ते तो बोल दो कि बंगाल के सभी लोगों की जीत है। बोलने के लिए, ढोंग के लिए तो कह दो कि हम बंगाल के सब लोगों का ध्यान रखेंगे, वो भी नहीं है। तो ये जो सांप्रदायिकता है, जो हर दर्जे को, हर हद को पार करके जो सांप्रदायिकता हो रही है, उसका जवाब इस देश की जनता देगी। कैसे और कब, ये देखना है। सर हुमायूं कबीर दोनों जगह से जीत जाते हैं और ममता बनर्जी दोनों जगह से हार जाती है। देखिए, मैं ममता बनर्जी की सीट के बारे में मैं उतना नहीं जानता। हुमायूं कबीर के बारे में मुझे एक चीज़ बहुत हैरान करती है और मेरे तो गले के नीचे नहीं उतरती कि कोई आदमी है, कहता है मैं मुसलमानों के हित में काम करूंगा, फिर वीडियो आता है जिसके अंदर बिल्कुल पकड़ा जाता है, वो अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बेचते हुए पकड़ा जाता है। वो कबूल कर लेता है कि हाँ वीडियो था, और उसके बाद मुसलमान उसको जाके वोट डालेगा। ये बात मेरे गले से नहीं उतरती है। क्या हुआ है चमत्कार, ये मैं ज्ञानेश जी बता पाएंगे।